हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है द थ्री ऑर्डर्स, उसका टॉपिक देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज। यानी कि जो पीजेंट्स हैं और लॉर्ड्स हैं उनके बीच के जो रिलेशन है कि भाई पीजेंट्स लॉर्ड्स की इज्जत करते हैं कि नहीं, या फिर पीजेंट्स उन्हें गालियाँ देते हैं, लड़ाई वगैरह होती है, रिवॉल्यूशन वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं क्यों होते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले यानी कि पीजेंट्स का जो बिहेवियर है लॉर्ड्स के टुवार्ड्स और लॉर्ड्स का जो बिहेवियर है पीजेंट्स के टुवार्ड्स, इनको इफेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो बताए गए हैं। तो सोशल तो ये इनके बिहेवियर रिलेटेड हो गया। इकोनॉमिक क्या कि भाई पीजेंट्स उन्हें कितना पैसा देते हैं टैक्स का, लॉर्ड उन्हें कितनी ज़मीन दे रहा है, ये सब। तो ये सब को अफेक्ट करने के 3 फैक्टर्स थे। तो वो 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। क्या थे? एनवायरनमेंट, सेकंड फैक्टर था लैंड यूज, थर्ड फैक्टर था एग्रो टेक्नोलॉजी। तो अब इस वीडियो में हम इन तीनों को बारी बारी समझेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं और उस टाइम पीरियड पे कैसे अफेक्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले बताया गया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं कि क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब तो बताया गया है। फिफ्थ से लेके जो 10th सेंचुरी थी, 5th से लेकर 10th सेंचुरी के आसपास जितना भी यूरोप है, यूरोप वो पूरा फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड रहता था मोस्टली। यानी कि अगर ये तुम्हारा इतना यूरोप है तो उसे इतना फॉरेस्ट होता था और इतने पे तुम एग्रो कर सकते थे। यानी कि जो लैंड अवेलेबल थी एग्रो के लिए वो लिमिटेड थी। और उस टाइम पीरियड पे इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इसलिए होते क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी और उधर अब तुम इतनी बर्फ़ में जाके पूरे जंगल को नहीं काट सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से वो एग्रो का लैंड लिमिटेड रह जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, अगर कई बार जो लॉर्ड्स पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे, तो क्या होता, कई बार कोई पीजेंट दुखी हो जाए भाई लॉर्ड से, तो वो क्या करता, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है तो फॉरेस्ट में भाग जाता था कहीं दूर और अपने आराम से अपनी फैमिली के साथ रहता था फॉरेस्ट में रिफ्यूज लेके। फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है उनके साथ रह लिया, या फिर अपना खुद का घर बना लिया और उधर छोटा मोटा जो ट्राइबल काम होता है वो कर लिया, जिससे उसका गुजारा हो गया। अब इससे ये था कि जब भी लॉर्ड्स परेशान करते थे पीजेंट्स को, तो वो 1-2 पीजेंट्स परेशान होकर अपने चले जाते थे। कोई भी रिवोल्ट वगैरह नहीं करता था, क्योंकि भाई सबके पास ऑप्शन था कहीं और भागने का। ठीक है, फिर उसका बताया गया कि लॉन्ग विंटर्स होते थे इस टाइम पीरियड के आसपास, 5th से लेकर 10th सेंचुरी के आसपास, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा था उस टाइम पीरियड पर यूरोप का, जिसकी वजह से क्या होता था, जो अब तुम उधर पड़ती है बर्फ़ पूरी इतनी ऊपर तक, फिर इसमें तुम क्रॉप तो उगा नहीं सकते, एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होता था, जो ग्रोइंग सीजन वो कम हो जाते थे। यानी कि तुम 2 महीने ही खेती कर सकते हो एक साल में, जिसकी वजह से तुम्हें जो पीजेंट्स हैं उन्हें सिर्फ 2 महीने काम करना पड़ेगा लॉर्ड्स के लिए एक्सटेंसिवली। यानी कि जो बुरी तरह काम कराएंगे खेतों में वो सिर्फ 2 महीने काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जितनी भी सिचुएशन है ये सब चेंज हो गई। कब ये सब चेंज हो गई? 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी में कैसे चेंज हो गई? क्योंकि 11th सेंचुरी में यूरोप का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गई यूरोप पे। कैसा कि भाई यूरोप गर्म प्लेस बन गया, वार्म प्लेस, यानी कि यूरोप का धीरे धीरे वार्म फेज बन गया, आ गया यूरोप का। यानी कि यूरोप का टेम्परेचर जितना पहले होता था उतने से ज़्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है एवरेज। यानी कि पहले अगर 10 डिग्री रहता था तो अब 15 रहने लग गया है। अब 5 डिग्री से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बर्फ़ थोड़ी कम हो गई गिरनी, जिसकी वजह से अब जो आइस ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट को नहीं काट सकते थे। लेकिन अब आइस कम हो गई तो वो फॉरेस्ट को काट सकते हैं, काट के एग्रो का जो एरिया है वो बढ़ा सकते हैं और फिर ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आ गई थी 11th सेंचुरी के आसपास, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा। क्या इम्पैक्ट पड़ा? एक तो बर्फ़ कम पड़ेगी तो वो ज़्यादा टाइम पीरियड तक उगा सकते हैं। पहले बस 2 महीने उगा सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे, अब मान लो भाई 4 मंथ कर लिया उन्होंने। ग्रोइंग सीजन इंक्रीज हो गए, ठीक है।
और एक क्या हो गया, जो सोइल थी वो पहले उस पे वो क्या कहते हैं, फ्रोस्ट ज़्यादा गिरती थी। फ्रोस्ट यानी कि ओस, पहले उस पर बहुत ज़्यादा ओस गिरती थी, जिसकी वजह से जो सोइल थी वो ठोस हो गई थी। ठोस यानी कि टाइट। तो तुम सोइल को एग्रीकल्चर के लिए प्लो नहीं कर सकते थे, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए खोद वगैरह नहीं सकते थे ज़मीन को, ताकि फर्टाइल हो सके, लेकिन खोद नहीं सकते थे क्योंकि ओस पड़ जाती थी और वो ज़मीन टाइट हो जाती थी। लेकिन अब ओस की मात्रा कम हो गई टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ, जिसकी वजह से अब ज़मीन इतनी टाइट नहीं रही पहले जितनी, और तुम प्लोइंग कर सकते हो, यानी कि जिसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या कर दी, फॉरेस्ट डिक्रीज हो गई, जो मैंने अभी बताई थी। फॉरेस्ट लाइन डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एरिया अंडर कल्टीवेशन वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सब बताया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स को ज़्यादा टाइम पीरियड तक वर्क करना पड़ा। पहले 2 महीने काम करते थे, अब 4 महीने काम करने लग गए, जिसकी वजह से उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो ज़्यादा बुरी हो गई, ज़्यादा घंटों तक काम कराए जा रहे हैं। उसके बाद एक और क्या काम हो गया, फॉरेस्ट कम हो गए। फॉरेस्ट कम हो गए इसकी वजह से पहले वो फॉरेस्ट में भाग जाते थे, अगर लोड उन्हें परेशान करता था तो अब वो फॉरेस्ट में नहीं भाग सकते, तो एक और नुकसान हो गया उनको। तो अब जब भी लोड उन्हें परेशान करेगा तो उनके सोशल रिलेशन में एक दिक्कत क्या आएगी कि सारे पीजेंट्स एकजुट होकर लॉर्ड्स के खिलाफ हो जाएंगे। ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका था अब तक। ठीक है। फिर उसके बाद जो लैंड यूज है उसके बारे में दे रखा है, जो सेकंड पॉइंट था हमारा। तो एनसीईआरटी में तीनों पॉइंट्स, मतलब पहला पॉइंट तो सही दिया गया है बारी बारी, लेकिन जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है आगे पीछे दे रखे हैं। तो मैं एक बार पॉइंट वाइज पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी लेके बैठो तो ये मत सोचना भाई कहाँ पहुँच गए एकदम से, पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, हर पॉइंट का आगे पीछे दे रखा था एनसीईआरटी में, क्योंकि ठीक है। तो लैंड यूज में क्या था, जो इनका क्रॉपिंग पैटर्न था, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि भाई जिस पैटर्न से तुम खेती कर रहे हो, यानी कि एक साल में तुम ऐसे कर रहे हो कि 6 महीने ये फसल उगा ली, 6 महीने ये उगा ली, फिर अगली साल 6 महीने ये उगा ली, 6 महीने। तो तुम्हारा पैटर्न क्या है कि पहले वीट उगाई, फिर बाजरा उगाया, फिर ये उगाया, फिर ये उगाया, राइस उगाई वगैरह वगैरह। तो तुम्हारा पैटर्न होता है, उसे क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं कि तुम किस पैटर्न में फसल उगा रहे हो। ठीक है। तो जो इंग्लैंड में क्रॉपिंग पैटर्न था उस टाइम पीरियड पे, वो बहुत ही इनफेक्टिव था। 11वीं सेंचुरी से पहले जो क्रॉपिंग पैटर्न था 5th से लेके 8th सेंचुरी के आसपास, तो वो बहुत ही इनफेक्टिव था। इनफेक्टिव क्यों था, क्योंकि भाई वो क्या करते थे, जैसे मान लो एक ज़मीन है, उसे 2 हिस्से में बांट देते थे। एक ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, फिर क्या करते थे, जैसे हमारा ईयर 1 है खेती का और ये ईयर 2 है, ये 2 साल उन्होंने खेती करी। तो ऐसे करते थे, एक जगह पे वीट बो दिया, दूसरी जगह खाली छोड़ दी फैलो, फिर अगली साल ये खाली छोड़ दी और इस पे राई बो दिया। तो इस टाइप का उनका क्रॉपिंग पैटर्न था। इसके एक नुकसान थे, क्या थे कि भाई तुम्हारी जो सोइल होती है उसमें जो फर्टिलिटी होती है वो कैसे मेंटेन होती है, वो मेंटेन होती है उसके ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें चाहिए रहता है खाने को फूड, और वो फूड कहाँ से आता है, वो आता है तुम्हारी जो फसल होती है, तुम्हारी जो क्रॉप होती है वो सड़ जाती है, या फिर उसके जो रूट्स वगैरह होती हैं उनसे, या फिर तुम जो खाने वगैरह को देते क्रॉप्स को, फर्टिलाइजर वगैरह उधर से आते हैं वो। तो इन्होंने जो लैंड को 2 पार्ट में बांटा था ऐसे, तो एक पे तो उन्होंने क्रॉप उगा दी, मान लो क्रॉप हो गई, और दूसरा उन्होंने खाली छोड़ दिया। तो उस पर ये हो गया कि इधर तक के एरिया वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बॉर्डर वाले, उन्हें तो मिल जाएगा चलो इधर इधर से थोड़ा बहुत खाने को, लेकिन जो बीच के कोर एरिया वाले हो गए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता था तो बीच के कोर एरिया वाले को कुछ नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो मर जाते थे, उनकी हो जाती थी डेथ। अब तुम्हारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी होगी डेथ, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलिटी के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली बोल लो तुम्हारी सोइल की जो फर्टिलिटी है वही खत्म हो गई है। तो इसकी वजह से ये जो क्रॉपिंग पैटर्न था उनका, जो एक साल में आधा वीट उगाएंगे और आधा खाली छोड़ देंगे, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिला, क्योंकि बड़ा एरिया उन्होंने खाली छोड़ दिया था बिना फसल के। तो इस क्रॉपिंग पैटर्न को बदला जाता है बाद में। इस क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से सोइल खराब हो गई, और उस सोइल खराब होने की वजह से, जो सोइल तुम्हारी खराब हुई थी उसकी वजह से आ गए फेमाइंस।
फेमाइन्स क्या होती हैं, जहाँ पे लेस प्रोडक्शन होता है। जब तुम्हारा लेस प्रोडक्शन होता है तो लोगों को खाने को नहीं मिलता और फिर उनकी भूखमरी से डेथ हो जाती है। या फिर एक और चीज़ आई, वो थी जो पुअर लोग थे उनके लिए डिफ़िकल्ट लाइफ हो गई। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत खाना होगा, ज़्यादा पैसे देके खरीद लेंगे, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके पास खाने को नहीं बचेगा, उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशंस आ गई यूरोप में। और इन हार्डशिप्स के बाद भी जो लोड्स उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई मेरी जनता मर रही है, खाने को नहीं है, पैसा कम है वगैरह वगैरह। उनके पास ये थी कि मेरी इनकम मैक्स कर लूँ, यानी कि मेरी इनकम डबल कर लूँ वगैरह कर लूँ। तो उसने सोचा कि अगर जो लैंड है वो हर पीजेंट्स को अलग अलग दे रखा है तो उससे एग्रीकल्चर इतना नहीं हो रहा, कमाई इतनी नहीं हो रही। तो वो सोचा कि सारे लैंड को इकट्ठा कर लेता हूँ। कलेक्ट कर लिया उसने सारे लैंड को, पूरे एक बड़ी लैंड होल्डिंग बना दी। फिर बोला कि अब सारे पीजेंट्स आ जाओ, पूरे राज्य की जमीन पे खेती करो पूरे दिन। यानी कि इसकी वजह से जो वर्किंग आवर्स थे उनके पीजेंट्स के, वो वर्किंग आवर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता था लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में, उससे भी ज़्यादा हो गए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुमसे 10 घंटे काम कराऊंगा, अब वो उनसे 15 घंटे काम करा रहे ज़बरदस्ती बड़े एरिया पे। यानी कि एक और वो हो गया कि सोशल रिलेशन बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स चेंज हो गए बिकॉज ऑफ लैंड यूज, इस फैक्टर की वजह से। अब पीजेंट्स उनके खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे, ठीक है। फिर उसमें बताया गया है अब पीजेंट्स खुला तो रिवोल्ट कर नहीं सकते थे कि भाई खुला जाके रिवोल्ट कर लिए, रिवोल्ट करेंगे तो लॉर्ड्स अपनी आर्मी से कुचल देंगे। उस टाइम पीरियड पे पीजेंट्स इतने अपलिफ्टेड भी नहीं थे कि रिवोल्ट कर सके। तो उन्होंने सोचा कि हम पैसिव रेजिस्टेंस करते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें लॉर्ड को खुला पता भी ना चले कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन पता भी चल जाए। यानी कि लड़ाई से ना करना, किसी और कार्य से करना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि वो पहले से था कि 7 दिन में से 3 दिन तुम लॉर्ड के घर पे खेती करोगे, लॉर्ड की जमीन पे, और 4 दिन तुम अपने खेत पे करोगे। तो उन्होंने सोचा कि हम ये दिन एक दिन कर देंगे और हम 6 दिन अपने खेत पे खेती करेंगे। लॉर्ड का टाइम पीरियड घटा देंगे उनके फील्ड पे काम करने का, जिसकी वजह से लॉर्ड को अपना समझ आ जाएगा कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड्स के जो फील्ड से उस पर कल्टीवेट करने का टाइम डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ करी उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस में, जो अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज होती थी जो कि पीजेंट्स को देनी पड़ती थी लॉर्ड्स को, कि भाई लॉर्ड ने कहीं बुला लिया कि तुम मेरे लिए लकड़ी तोड़ के लाओ जंगल से, तुम मेरे लिए खेतों में कैनाल नहर के साइड में जो नालियाँ वगैरह हैं वो खोदो, तुम मेरा ये काम करो, तुम मेरा वो काम करो, मेरी मिल्स में काम करो। तो ये जो अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज होती थी फ्यूडलिज्म के अंडर, तो वो उन्होंने देनी बंद कर दी ताकि राज्यों को, मतलब लॉर्ड को पता लगे कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। फिर एक और चीज़ उन्होंने क्या करी, वो कन्फ्लिक्ट करने लग गए किसके साथ, लॉर्ड्स के साथ। किसके ऊपर, पेस्ट्योर्स और फॉरेस्ट पे। लॉर्ड कहता था कि जितना भी पेस्चर लैंड है, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है, मेरा किले का है, तुम्हें अगर इसमें आना है तो परमिशन लेनी है या फिर मेरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो ये कन्फ्लिक्ट करने लग गए लॉर्ड के साथ कि भाई ये तो झूठा है, पेस्चर और फॉरेस्ट इसकी थोड़ी है, इसकी तो बस खेती करने की ज़मीन है, ये सब तो कॉमन लैंड है, कॉमन। तो इस बात पे भी लड़ाई होने लग गई, ठीक है। तो ये सब था लैंड यूज के एक फैक्टर की वजह से जो इफेक्ट पड़ता था उनके रिलेशंस पे। अभी इस लैंड यूज में चेंज आएंगे, वो अभी हम देखते हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो लैंड यूज था उसमें एक चेंज आ गया। कैसे, जब उन्होंने क्या करा, जो वो था क्रॉपिंग पैटर्न था उसे चेंज कर लिया, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर लिया। यानी कि पहले मैंने बताया था वो जमीन कैसे करते थे, आधी में बांट लिया, फिर एक दिन मतलब साल में एक बार इस पे खेती करो, इस पे मत करो, फिर एक बार इस पे मत करो, इस पे करो, जिसकी वजह से जो बीच का एरिया रहता था उधर की ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती थी और फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती थी सोइल की, ठीक है, फूड कम मिलने की वजह से। फिर इसको चेंज कर दिया एक नए क्रॉपिंग पैटर्न में, जिसमें क्या किया जाता था, जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाता था। जैसे कि मान लो एक ज़मीन ये है, एक ज़मीन ये है और एक ज़मीन ये है, 3 हिस्सों में बांट दिया ज़मीन को। फिर एक बार इस पे खेती करी, इस पे नहीं करी, इस पे कर दी, जिससे क्या होगा कि इधर से भी थोड़े बहुत खाने को मिल जाएगा, इसे इधर से भी थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ कम होगी। फिर अगली बार इधर नहीं करी, इधर कर दी, इधर कर दी, इसमें भी ऐसे होगा, साइड में भी थोड़े बहुत खेतों में उधर से मिल जाएगा। फिर अगली बार ऐसा होगा कि इस पे कर ली, इस पे कर ली, इस पे नहीं करी। तो इससे यह है कि सोइल की जो फर्टिलिटी थी वो लॉस पे नहीं आती थी,
सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती थी और उसी के साथ साथ वो 2 क्रॉप उगा सकते थे वो, कि भाई 2 जगह कर रहे हैं तो एक जगह वीट उगा दिया, एक जगह राई उगा दिया, फिर अगली बार एक जगह राइस उगा दिया, एक जगह ये उगा दिया, मतलब अलग अलग क्रॉप उगा सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि जो 2 क्रॉप हम उगा सकते हैं वो 2 क्रॉप, एक तो हम ह्यूमन यूज के लिए उगा लेंगे और एक हम एनिमल यूज के लिए उगा लेंगे, कि भाई जो जानवर वगैरह हैं उन्हें खाने को चाहिए तो एक में एनिमल को उगाएंगे, एक में ह्यूमन को उगाएंगे, जिससे कि वो 2 चीज़ कर सकते हैं एक साथ, एग्रीकल्चर और जो एनिमल हार्वेस्टिंग है वो भी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक ज़मीन की नीच थी उससे जो प्रोडक्शन आता था वो इंक्रीज हो गया पहले के कंपैरिजन में, पहले जो ये 2 सिस्टम था उसके कंपैरिजन में। तो जिससे जो फूड था अवेलेबिलिटी, उस फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, फूड ज़्यादा था तो अब लोग ज़्यादा खाना खा सकते थे, जिसकी वजह से उनकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन आ सकता था, यानी कि लोग ज़्यादा हेल्दी रहने लग गए और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लग गई। तो ये बताया गया लैंड यूज की वजह से जो चेंज आया था। अब ये जो चेंज आया जिसकी वजह से फूड ज़्यादा मिल रहा है, ये सब ज़्यादा मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने बारे में, अपने ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर लॉर्ड कोई भी फालतू काम करेगा तो लॉर्ड के खिलाफ रिवोल्ट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। यानी कि पहले के ज़माने में जो इससे पुराना टाइम पीरियड था जब ऐसा पैटर्न था तो कम प्रोडक्शन होता था, कम फूड मिलता था, लोग कमज़ोर होते थे। लेकिन अब लोग को ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है, लोग ज़्यादा हेल्दी रहने लगे तो ज़्यादा अच्छे से रिवोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड तक जब उन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करा था उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई थी। इस पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो लैंड होल्डिंग्स थी, इनके एक आदमी के बाटे में जितनी ज़मीन आती थी वो कम हो गई थी, और जिसकी वजह से जो कल्टीवेशन था वो आसान था, कल्टीवेशन ईजी। यानी कि एक मान लो तुम्हारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है उस पर तुम खेती कर रहे हो, एक तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है उस पर खेती कर रहे हो। तो पहले के ज़माने में कोई ट्रैक्टर वगैरह मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, तो यहाँ पे ज़्यादा जोर लगता था और यहाँ पे कम लगता था और यहाँ पे ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो इस वजह से लोग स्मॉल होल्डिंग्स को प्रीफर करते थे उस टाइम पीरियड पे। तो स्मॉल होल्डिंग्स वजह से कल्टीवेशन ईजी हो गई, जिसकी वजह से जो लेबर रहता था, लेबर यानी कि तुम्हारा हार्डवर्क जितना भी है खेत वगैरह में, उसका टाइम कम हो गया, जिसकी वजह से लोग खुश हो गए कि भाई अब हमें कम टाइम देना पड़ रहा है खेतों में, और अदर एक्टिविटीज़ यानी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह वगैरह, उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए वो, और वो खुश रहने लग गए इनडायरेक्टली कहें तो। लेकिन पहले जो था लैंड यूज का सिस्टम, उसमें पीजेंट्स ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे लॉर्ड्स पे। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास पहले ही ज़मीन ज़्यादा थी, लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा थी, और उस पर फिर लेबर ज़्यादा करना पड़ता, फिर लॉर्ड को टैक्स भी ज़्यादा चाहिए था, तो वो ज़्यादा वर्किंग आवर्स कर देता था, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी होती थी। तो अब इतनी नहीं होती क्योंकि वर्किंग आवर्स कम है। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया पहला एनवायरनमेंट ने क्या करा, फिर एक देख लिया अब लैंड यूज ने क्या चेंज करा। अब देखते हैं जो नई टेक्नोलॉजी थी एग्रो इम्प्रूवमेंट, उसने क्या करा। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर है एग्रो इम्प्रूवमेंट, एग्रो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, जिससे क्या चेंजेस आए। ठीक है, बताया गया जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था इनिशियली, यानी कि जो 5th-6th सेंचुरी के आसपास था, उस टाइम पीरियड पर जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी। प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव। जैसे कि उस टाइम पीरियड पर अगर तुम्हें खेत को खोदना वगैरह है, जोतना वगैरह है, तो उसके लिए तुम्हें जो प्लो यूज़ करना पड़ता था, प्लो यानी कि जो हल वगैरह होता है, तो वो वुडन होता था, और वुडन प्लो में इतना वेट नहीं होता था, जिसकी वजह से वो ज़मीन में वेट कम होता था, जिस वजह से इतना डीप नहीं जा पाता था ज़मीन में, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत होगी, जो सोइल है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं आएगी नीचे वाली, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम रहेगी सोइल की। फर्टिलिटी कम रहेगी तो प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हुआ कि जो टेक्नोलॉजी कम थी उस टाइम पीरियड पे, वो वुडन टेक्नोलॉजी थी, वेट कम होता था तो कम डीप जाती थी। फिर बताया गया अब क्योंकि जो वुडन प्लो थे जो भी जानवरों से खिंचवाए जाते थे वो इतना काम नहीं करते थे फर्टिलिटी वापस करने का, तो उसकी वजह से लेबर इंटेंसिव हो जाती थी एग्रीकल्चर, लेबर इंटेंसिव। अब आप कहोगे लेबर इंटेंसिव का क्या रिलेशन इससे, तो लेबर इंटेंसिव का रिलेशन कैसे है कि अब भाई जो प्लोज हैं जानवर, उससे तुम्हारी ज़मीन को डीप तक नहीं खोद सकते, फर्टिलिटी नहीं बढ़ा सकते, तो तुम्हें खोदना पड़ेगा। तो अब तुम कैसे करोगे, तुम अपने हाथों से उसे
कस्सी वगैरह लेके खोदोगे, और इसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा मैनुअल हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव हो जाएगी। यानी कि अब जो फील्ड्स थे वो प्लो से नहीं, तुम्हारे हाथों से खोदोगे तुम, जो कस्सी वगैरह होती है, बाकी टूल्स होते हैं होए वगैरह, उनसे खोदोगे तुम। और इससे जैसे मान लो इतना बड़ा खेत है, तो उस खेत को 4-5 आदमी अकेले पूरे दिन सुबह से शाम तक खोद रहे हैं, तो कितना हार्डवर्क यूज होता है। जानवर को तो ऐसे पीछे बांधा वो और चला दो, वो ऐसे जा जाके पूरा खोद देगा, लेकिन इंसानों में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए रहेगी उसके लिए। तो जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और तुम्हारी कंडीशंस और ख़राब हो जाएंगी। तो पुराने टाइम पीरियड पे एक तो कंडीशंस इसलिए ख़राब थी। बोले कि अब आ जाती है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। इनकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी ये चेंज हो जाती है। चेंज कि 11वीं सेंचुरी के आसपास जो ये वुडन प्लोज थे, वुडन प्लोज, यानी जो खेती करने के लिए वुड के प्लोज थे, ये चेंज हो जाते हैं आयरन प्लोज में, आयरन टिप्ड प्लोज। अब क्योंकि उनकी टिप पे आयरन लगा होता था, जो कि ज़्यादा वेट होता था, ज़्यादा वेट होगा तो सोइल में ज़्यादा डीप तक जाएगा, ज़्यादा डीप जाएगा तो फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ा देगा सोइल की, ठीक है। और फिर एक और चीज़ यूज होने लगी, वो थी माउल्ड बोर्ड्स। माउल्ड बोर्ड्स, माउल्ड बोर्ड्स क्या होती है? माउल्ड बोर्ड्स होती है, कुछ नेट पे देख लेना एक बार, ज़मीन कैसे पलटने के लिए होती है, यानी कि उसे ज़मीन में डालो फिर घुमा दो तो ज़मीन पलट जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है। तो ये माउल्ड बोर्ड्स होते हैं ना, ये अभी तक यूज़ नहीं किए जाते थे, ये यूज़ करने लग गए, तो इसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ गई और प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। और अब क्योंकि आयरन टिप्ड प्लोज आ गए तो लोगों को भी खुद खोदी नहीं करनी पड़ती थी ज़मीनों में जाके 50 साल में एक बार, जिसकी वजह से उनका टाइम भी बच जाता था। फिर एक और इम्प्रूवमेंट क्या हुई, जो एनिमल्स थे, पहले एनिमल्स को अगर वुड प्लोज से बांधते थे ना तुम खेत जुतवाने के लिए, तो क्या करते थे, उनकी नेक पे बांधते थे रस्सा और फिर उससे वुडन प्लोज को कनेक्ट कर देते थे। अब किसी की गर्दन पे तुम पट्टा बांधोगे तो वो जानवर इतना जोर नहीं लगा पाएगा, उसको अनकंफर्टेबल भी फील होगा। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, शोल्डर बेल्ट लिया है, यानी कि कंधे पे रख देते थे अब उस एनिमल के, बेल्ट वगैरह से बांध के, जिससे कि एनिमल की जो गर्दन थी वो भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहती थी, एनिमल भी कंफर्टेबल रहता था और वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाता था, ठीक है। तो शोल्डर हार्नेस से एक और फ़ायदा हुआ हमें, जिसका बताया गया जो हॉर्सेस थे, उस टाइम पीरियड पे हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था यूरोप में इन सब के लिए, ये खेत जुतवाने के लिए जो प्लो वगैरह खिंचवाते थे, उन एनिमल्स में हॉर्सेस वगैरह भी यूज़ किया जाता था। तो जो हॉर्सेस होते थे ये ऐसा होता था, इनके साथ ये मिट्टी में जब जाते थे सोइल में, तो इनके जो फुट थे वो डिके हो जाते थे, इनकी जो फुट है वो ज़मीन पे ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहते थे खेतों में, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स घुस जाते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो उसके फुट को खा खा के डिके कर देते थे, फिर वो चलने लायक नहीं बच जाता था। तो इसका सोल्यूशन देखा लोगों ने कि हम इसे जूते बना देते हैं, फुट शूज़ पहना देते हैं। फुट शूज़ का नाम था, तो फुट शूज़ कैसे, आयरन के लोहे के जूते पहनाने शुरू कर दिए किसी हॉर्सेस को, आयरन हॉर्स शू, नेट पे देख लेने एक बार, उन्हें ना देखें तो लोहे के जूते पहनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ, जो हॉर्स थे वो बेटर परफॉर्म करने लग गए ज़मीन पे और फिर बेटर प्रोडक्शन मिलने लग गया। फिर बोले कि विंड और वाटर था, इनकी एनर्जी को यूज़ किया जाने लग गया, यानी कि इनसे एनर्जी बढ़ाने लग गए और फिर उसे यूज़ करके इरिगेशन अच्छे से होने लग गया। जैसे कि उस टाइम पीरियड पे ऐसे वो होते थे, ऐसे समझ लो, ऐसे कांटे से होते थे सर्कल टाइप में, तो ऐसे टाइप के होते थे, तो इधर से तुम पानी मारोगे तो इधर ऐसे गोल घूमते थे। तो अब उन्हें कुछ भी काटना वगैरह होता था तो वो बीच में रख देते थे इधर, और इधर से वो काट देते थे। तो ऐसे मशीन वगैरह में यूज आने लग गया ये विंड और वाटर एनर्जी। और एक और कैसे खेतों में पानी ड्राइव करने के लिए यूज होने लग गया, तो बहुत कामों के लिए विंड और वाटर एनर्जी, वाटर मिल्स यूज होने लग गए, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। तो हमने ये देख लिया कि भाई जो एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट उसका चेंज होना 11वीं सेंचुरी में पीजेंट्स के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में नहीं भाग सकते। लैंड यूज था उसका चेंज होना पीजेंट्स के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया था और उन्हें कम काम करना पड़ रहा था।
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट से भी उनके लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि उन्हें अब कम काम करना पड़ रहा था। तो ये 3 फैक्टर्स हमने समझ लिए कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस चेंज हुए थे उन्होंने, ठीक है। फिर 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में, अब इन सबको करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। कि भाई जो आयरन के जो क्लोज थे वो उस टाइम पीरियड पे महंगे आते थे, और जो मोल्ड बोर्ड से ज़मीन को पलटने के लिए वो भी महंगे आते थे। तो अब किसान के पास इतना पैसा नहीं रहता था कि वो खरीद ले। तो ये सब काम किया जाता था लोड्स के द्वारा, कि भाई लोड्स अपने पैसे लगा के आयरन प्लो खरीद रहा है, मोल्ड बोर्ड्स खरीद रहा है और पीजेंट्स को दे रहा है कि तुम खेती करो, मैं तुम्हारे सबके पैसे का जुगाड़ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीजेंट्स ने कोई काम नहीं किया। पीजेंट्स ने भी अपने पैसे लगा के कुछ काम किए थे, जैसे कि वो अरेबल जो लैंड था, अरेबल यानी कि लैंड अंडर कल्टीवेशन, जिस लैंड पे तुम खेती कर रहे हो उसको इंक्रीज करते थे। यानी कि फॉरेस्ट पे जाके बहुत सारे पेड़ काट दिए, उस जगह पे अपने खेती कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने में उनका भी एक रोल था। फिर एक और काम किया कि उन्होंने अब 2 फील्ड से लेके 3 फील्ड जो सिस्टम आया था, पहला 2 फील्ड था, खेत को 2 पार्ट में बांट के कल्टीवेशन करते थे, उसके बाद 3 फील्ड आ गया 3 पार्ट में। तो ये जो चेंज आया था ये भी पीजेंट्स ही लेके आए थे, लोड कोई खुद खेती करने नहीं आया था, पीजेंट्स चेंज करे थे, ठीक है। तो एक ये बताया गया है। फिर एक और बोला कि पीजेंट्स ने बहुत सारी दुकानें खोल ली, जैसे कि जिनका नाम बोला गया सेटअप, फोर्जेस एंड स्मिथीज। फोर्जेस एंड स्मिथीज वो जगह होती हैं जहाँ पे ब्लैक स्मिथ जो होता है वो काम करता है, और वहाँ पे आयरन टिप्ड प्लोज बनाता है और हॉर्स शूज बनाता है। हॉर्स शूज भी आयरन के होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो और इनको रिपेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें भी खोली थी पीजेंट्स ने। तो इससे देखा जाता है कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज था उसमें पीजेंट्स का भी रोल था और लोड्स का भी रोल था, जिसमें जितना हो सका उतना करा था। फिर एक चीज़ बताई गई है कि जो 11वीं सेंचुरी थी उसके बाद से पर्सनल बॉन्ड्स गिरने वाले थे ना, पर्सनल बॉन्ड्स गिर रहे थे, यानी कि वीक हो रहे थे। पर्सनल बॉन्ड्स कैसे, यानी कि वो बॉन्ड्स जिनके बदले में पीजेंट्स को काम करना पड़ता था, यानी कि लोड्स और पीजेंट्स। तो लोड्स पीजेंट्स को लैंड देते थे, इसके बदले में पीजेंट को रेंट के साथ साथ सर्विसेज देनी पड़ती थी कि उसके घर पर काम कर लिया, उसके खेत में काम कर लिया, सब। तो लोड ने देखा कि रेंट तो मैं सीधा सीधा पैसे में मांग सकता हूँ, मुनाफा सही हो रहा है, लेकिन सर्विसेज में ऐसे मांग नहीं सकता कि मतलब कोई सर्विसेज सही है कि नहीं। मैंने 1 महीने में एक बार उससे 10 बार काम कराया, एक बार उससे 20 बार काम कराया, तो कोई इक्विटेबल वो नहीं है कि एक महीने में इतनी बारी काम कराऊंगा, क्या अब तक इस दिन काम ना पड़े तो मेरा फ़ायदे का सौदा तो है नहीं। लोड ही सोचा कि मैं रेंट ही ले लिया करूँगा, सर्विसेज को छोड़ दूंगा। तो ये सर्विसेज को पर्सनल बॉन्ड्स कहा जाता था। ये वीक हो गए थे क्योंकि लोड सोचते थे कि रेंट बहुत ज़्यादा इक्विटेबल मेथड है जिसे मैं लॉन्ग वे में सस्टेन कर सकता हूँ, ठीक है। कई बार पीजेंट्स काम करने को मना कर देते थे, तो रेंट उसने सही समझा, तो उसने रेंट बढ़ा दिए कि भाई तुम पर्सनल सर्विसेज रहने दो, मुझे पैसे नहीं देते रहो, ठीक है। फिर बताया गया है कि उस टाइम पीरियड में मनी का इंक्रीज हो गया था यूज होना, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब मनी इंक्रीज हो गया यूज होना, तो प्राइस किसी भी चीज़ का होता था पहले, वो होता था बार्टर सिस्टम में कि भाई तू मेरे को 1 गाय दे दे, मैं तेरे को 2 घोड़े दे दूंगा, ऐसे चेंज होता था। तो ये जो सिस्टम था सेम ही रहता था, लेकिन अब क्योंकि मनी का सिस्टम आ गया है ना, तो प्राइस चेंज होने लग गए कि कह रहा है कि मेरी गाय का रेट अब बढ़ गया है, मेरी गाय का रेट घट गया है। पहले वो 2 घोड़े की थी, बेशक कितना ही खुआ लो गाय को, कितना ही मोटा कर लो, लेकिन 2 घोड़े में जाती थी पहले गाय। लेकिन अब मनी का सिस्टम आ गया, तो जैसी डिमांड बढ़ती है तो गाय का प्राइस बढ़ जाता है, और जैसी डिमांड घटती है गाय का प्राइस घट जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, जब भी पुअर हार्वेस्ट होता था ना, तो ब्रेड्स जो हैं उनका प्राइस बढ़ जाता था, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, तो ब्रेड्स का प्राइस बढ़ गया और पुअर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये बताया गया बस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने फैक्टर्स देख लिए जो सोशल और इकोनॉमिक टाइज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना समझाया उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।